है ना। ये वाले तो क्वालिफाई है ही नहीं तुम लोगों के पेपर में। क्वालिफाई वो करेगा तो अच्छी तरह से मैथ कर लेगा और अच्छी तरह से रीजनिंग कर लेगा। ये 25 क्वेश्चन क्या करोगे लेके? 25 में से अगर 15 या 20 भी कराए तब भी बहुत है ना। और तुम्हें तो मैथ में से कम 100 क्वेश्चन करने होंगे। मैथ और रीजनिंग कितने की आती है? 50 में 25 की मैथ, 25 की रीजनिंग, है ना। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के, 25 में तो 20 मार्क्स। एनटीपीसी में तो 30 पूछ रहा है खाली क्वेश्चन, मैथ का 30 क्वेश्चन और रीजनिंग का। हमारे में सी सेट में 100 क्वेश्चन आते हैं। उसमें हिंदी, इंग्लिश और डिसीजन मेकिंग, तार्किक, रीजनिंग आती है, मैथ आती है। सबके वो 15-15, 20-20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब पीसीएस का कौन सा पेपर होता है? वो सारा इंग्लिश में होता है, सी सेट होता है? सारा इंग्लिश में होता है। लैंग्वेज का पेपर होता है, उसमें लैंग्वेज में आपको देना होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। हिंदी इंग्लिश जो यूपीएससी में होता है, हिंदी और इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, अगर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज लेना चाहते हो, इंग्लिश तो कंपलसरी है, उसके बाद हिंदी, मराठी, गुजराती, इन सारी लैंग्वेज फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज में होता है। टॉपिक कल पहले बोले थे ना कि वो लिखवा देंगे। क्या लिखवा देंगे बताओ? उत्पाद कौन सी कृषि किससे संबंधित है ना। विटीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, है ना। चलिए ये लिख लो। फिर हम आज क्या पढ़ाना है हम लोगों को? भूकंप, भूकंप आउट लग ऐसे लिखो। हेडिंग डाल के प्रमुख शब्दावलियां एवं उत्पाद। प्रमुख शब्दावलियां एवं उत्पाद। इसकी कहाँ है गड़बड़? और फिर ये मुझसे आके बहस करती है। ये नहीं बोला हमने। किसने? नहीं मैं नीचे ने बोला। मुझे पता नहीं क्यों, मतलब हमारी बात सुनती रहती है, हमें गुस्सा आने लगता है। चल रहा है ये बताइए तो ये शब्दावलियां बोला नहीं जरूरी है। क्या हो गया? वो लड़ रहे हो, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, उसके कह रहे हैं। ये है बिल्कुल, मतलब हमारी बातों पे ध्यान देगी नहीं। वो मैं तुम्हें नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। उस दिन मुझसे लड़ रही थी कि मैडम आपने कोर्ट कहा, कोर्ट को है बताओ खुद तो मतलब। चलो लड़ो मत, बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो तुम लोग। नौकरी में जाओगे तो रहोगे ऐसे? लोग मिल जाते हैं। नौकरी में बहुत बुरे बुरे लोग मिलेंगे। स्कूल में तो कोई बुरे मिलते ही नहीं है। छोटी छोटी चालाकियां होती हैं, और नौकरी में तो इतनी बड़ी बड़ी चालाकियां होती हैं कि आपका पूरा करियर बर्बाद कर देते हैं। समझ रही हो? स्ट्रॉन्ग बनो। चलो प्रमुख शब्दावली और उत्पादन ही उत्पाद। देखो तुम लोग की लड़ाई के चक्कर में ना आगे लग जाओ एक्स्ट्रा। ना लड़ने के लिए बोला तो तुम यहाँ लगा रहे उत्पाद। एक तरफ लिख लो शब्दावलियां, मतलब शब्दावलियां, और दूसरी तरफ लिख लो उत्पाद, यानी कि कौन सी शब्दावली कौन से उत्पाद से संबंधित है। चलो अर्चना को ला के लाओ टॉफी। हाँ यार बहुत कम लोग आते हैं। आ जाएंगे, कम क्या करें। एक तो तुम्हारा रूम इतना अच्छा है, यहाँ खड़ा खड़ा इंसान बन जाए, है ना। और तुम लोग तो बैठे बैठे लगेगा फिर ऐसे ही। तो नंबर 117 गरम गरम पानी लाके तुम लोग के ऊपर डालना पड़ेगा। चलो पहले लिखो एपीकल्चर। एपीकल्चर शब्दावली। हाँ शब्दावली। क्या होता है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खियों से और उसके साथ साथ फल के परागण से। फल का परागण मतलब फल को जो मधुमक्खियों के द्वारा पकाया जाता है ना, फल का परागण। फल का परागण हमारे
ये मेरा फोन हो गया है बेकार। इसके बाद इसको एग्रीकल्चर, मधुमक्खी के बाद क्या होगा? फलों के परागण। इसके बाद इसको एग्रीकल्चर। क्या मैम? एग्रीकल्चर, एबी एबी। अभी हम बोले एग्रीकल्चर, ये क्या होता है? और एबी एपीकल्चर और एग्रीकल्चर। ये अंग्रेजी का शब्द है। पक्षी पालन से, हाँ बस ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। एग्रीकल्चर में क्या है? एग्रीकल्चर पक्षी पालन। एग्रीकल्चर। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। एग्रीकल्चर क्या है? ये एग्रीकल्चर तो पता ही होगा, कृषि, फसल संवर्धन, पशुपालन और कृषि से संबंधित है एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। रेशम उत्पादन में कौन से कीटों का वो होता है? कौन सा कीट होता है? वो दूध के ऊपर होता है। कौन सा कीट होता है? अरे ये उसको रेशम का कीड़ा ही बोलते हैं, हाँ। है ना? और कौन से पेड़ पे पाला जाता है? ये कौन सा बोला था किसी के पास? कौन सा बोला था? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के बाद लिख लो। ये कितने है? सेरीकल्चर लिख तो लिया? नहीं लिखा? रेशम के कीड़ों का पालन से। अगला लिखो ओलेरीकल्चर। सब्जियों की कृषि। फ्लोरिकल्चर फलों की खेती और पुष्प की कृषि। कैसे? फ्लोरिकल्चर लिखो, फलों की खेती और पुष्प की कृषि। हॉर्टिकल्चर फूल फल सब्जी मसालों की खेती। फ्लोरिकल्चर में आपने क्या बोला? फ्लोरिकल्चर में फूल और फलों की। हॉर्टिकल्चर में फूल फल सब्जी व मसालों की खेती। पोमोलॉजी फलों की कृषि। पोमोलॉजी फलों की कृषि। वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए केंचुआ पालन। पोमोलॉजी क्या बोला था? फलों की कृषि। उसके बाद वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुओं का। ओलीकल्चर लिख लिया? नहीं लिखा? ओलीकल्चर लिखो, जैतून का उत्पादन। विटीकल्चर ओलीकल्चर लिख लिया? जैतून के लिए विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। मोरीकल्चर शहतूत की खेती। विटीकल्चर हो गया और मोरीकल्चर। मोरीकल्चर अब लिखो मोरीकल्चर में क्या है? शहतूत की खेती। हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स एरोपोनिक्स मिट्टी के बिना
हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। मिट्टी के बिना पौधों का उत्पादन दोनों में। क्योंकि यहाँ पर पूछा जाएगा ना, हाइड्रो हो गया मतलब जल से पौधों का उत्पादन, और एरो हो गया तो वायु से पौधों का उत्पादन। इसमें क्या करते हैं, हैंगिंग कर देंगे, पौधों को जितनी जरूरत होगी बस उतना सा इसको कर देंगे पानी में स्प्रे, और जो हाइड्रो है उसमें पानी की जड़ें क्या होंगी, डूबी हुई रहेंगी। इतना बहुत हो गया। मैं वही को बस करा मैं और कुछ लिखवाएं? मैम मत करो, वो रहने दो। वर्मी कल्चर लिखी ली है, वो मोमोलॉजी लिखी है, एग्रोनॉमी लिख लो, फसलों की खेती। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी फसलों की खेती। स्पंजी कल्चर, स्पंज संवर्धन। फसलों की खेती। स्पंजी कल्चर, स्पंज संवर्धन। सिल्वी कल्चर, इसमें क्या बोला? स्पंज संवर्धन। सिल्वी कल्चर। अब लिखो सिल्वी कल्चर वन संवर्धन। सिल्वी कल्चर वन संवर्धन। इतना ही बहुत है। इसी में से एक क्वेश्चन पूछ लिया है। अधिकतर क्या है, मत्स्य पालन या कृषि कल्चर, एग्रीकल्चर और विटीकल्चर, इन्हीं सब से पूछा जाता है। ठीक, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। वन संवर्धन। और कोई किसी का दोस्त, प्रमुख दोस्त आने वाला थोड़ा सा वेट कर ले। पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे। प्रमुख दोस्त क्यों? मैम दोस्त ही कोई नहीं है। किसी का प्रमुख दोस्त आने वाला हो तो वेट कर ले। है ही नहीं कोई नहीं है, किसी का कोई प्रमुख दोस्त नहीं है। ये तो बात है, समझ गए। दोस्त, सब काम लगाओ मैम। दोस्त का नाम होना चाहिए दोस्त। दोस्त नहीं होते हैं, गड्ढे में डालने वाले। सही कही मैम आपने। ऐसा नहीं। बेटा वक्त बहुत लोगों को बदलता है, ठीक है। जिस तुम्हारी उम्र में हम भी थे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और बाद में जीवन अकेले ही जीना होता है। वो तो बात नहीं, बट आगे जाओ, इफ और बट सब समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कल्चर ही ऐसा चल रहा है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। समझ गए? तो कोई भी हो, अपने कैरियर पे ध्यान दो, यारी दोस्ती पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। जितना यारी दोस्ती पे ध्यान दोगे, कैरियर उतना ही डूबता हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भूकंप की। क्या है अनपैड? भूकंप। कंप मैम ने अलग कंप लिख दिया आपने। ऐसे ही लिखा है। सिस्मोलॉजी क्या है भूकंप? प्लस कंप। आज क्या दिन है? फ्राइडे, थर्सडे। साइलेंट करते हैं। बताओ। क्या है ये भूकंप? बोलोगे या नहीं? हाँ, एक भी मैं यही पढ़ा रही थी और ये आ गया था। याद है? नहीं, सब बोले याद है, याद है, याद है। याद है। सब बोले मैडम भूकंप आया, भूकंप आया। पंखे लिखे वाले, सीट पे ले। उधर वाले रूम में थे। मुझे लग रहा है ऐसी मेरी चौथी या पांचवीं ऐसे क्लास रही होगी, 7वीं 8वीं क्लास में। भूकंप बहुत तेज आया, ये सब हिल गए, हम नहीं हिले। वो कह रहे मैडम भूकंप आया है, कहाँ आया, पागल हो क्या? मैम बाहर के नीचे भी हम पढ़ते हैं मैम। बच्चे बाहर चले गए, पता ही नहीं क्यों मैम? जब यहाँ से निकल गए तब लोग कह रहे हैं। फिर मैंने चेक भी करा था, फिर मेरे पास वो साइट पड़ी है ना, उसमें भूकंप कहाँ कहाँ आता है और पता चल जाता है। अब तो मैंने डिलीट कर दिया, तो देखा फिर हाँ भूकंप रियली में आया था और काफ़ी 6 पॉइंट समथिंग, हाँ 6 पॉइंट के समथिंग था। वो भी एक्चुअली में आया था नेपाल में था, यहाँ तो झटके में मूवमेंट कर रहे थे, ये लोग बैठे थे। हाँ, मैंने कहा चुपचाप क्लास डिस्टर्ब मत करो, कोई भूकंप नहीं आया। बताओ भूकंप क्या होता है? अभी भी रिसेंट में आया था, रात में आया था।
पिछले साल हाँ मैं आया इसी टाइम में नवंबर दिसंबर के आसपास की बात है। ये होता है मैम क्या परतें जमीन की हिलती है क्या? भाई तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या हाँ है? बताइए, मैं दिखा हम देख लिया, हम इसलिए बता रहे हैं। परतें हिलती हैं आपको लगा Absolutely। क्या होती है ये परतें? मैम परतें होती हैं कौन सी? ये परतें लिखी हैं क्या लिखी है परतें? तुम किताब देख रहे हो? चलो धरातलीय परतें, धरातलीय परतें सिर्फ यही है। प्राथमिक तरंग। देखो मैंने तुमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताया था ना। हाँ क्या बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में? चलो तुम किताब से पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम यहाँ पढ़ोगे तो उसमें सब समझ आएगा। बताओ भगवान पृथ्वी की परतें वायुमंडल की परतें नहीं। देखो ये सुनती है कुछ और है और फिर ब्लेम करेगी। क्या बताया था? हाँ बताओ। हाँ कौन कौन सी बताई थी? क्रस्ट मेंटल को सियाल सीमा और निफे। तो हम सियाल सीमा निफे की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो तो क्या है, खनिज की मात्रा के आधार पर हमने सियाल सीमा और निफे को बांट दिया था। अब हम जो बात करें क्रस्ट मेंटल कोर की, तो क्रस्ट ऊपर वाला था, फिर मेंटल था, फिर कोर था, यही था ना। अब क्रस्ट मेंटल कोर को भी हम छोड़ेंगे, अब हम आएंगे एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर। आगे बात समझ में? तो जो हमारा ऊपर है ये क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है कोर। मेंटल का ऊपरी पार्ट ये जो मैंने बनाया और क्रस्ट का पूरा पार्ट ये हमारा कहा जाता है लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। कुछ भी समझ लेना लिथोस्फीयर। हाँ भैया ठीक। और जो हमारा ये बचता है मेंटल का, और ये मेंटल का ऊपर वाला पार्ट यानी कि यहाँ से 200 मीटर की गहराई तक, उसके बाद जितना भी है सब क्या है हमारा लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के ऊपर लिथोस्फीयर क्या करता है? तैरता है। समझ में आ गया? एटमॉस्फेयर के ऊपर लिथोस्फीयर क्या करेगा? तैरेगा। ये जब तैरता है तो यही क्या बन जाती है हमारी प्लेटें। जैसे इस रूम में जो फर्श बनाई गई है वो एक पूरी नहीं बनाई गई है, बीच बीच में क्या करे हैं पार्ट बनाए हैं ना। देखो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, ऐसे पूरी जो पृथ्वी है वो एक पूरी सपाट नहीं है। सपाट का मतलब एक परत से नहीं निर्मित है, उसमें क्या है उनकी जो परतें हैं, ऊपर को जो हमारा क्रस्ट दिख रहा है एक्चुअल में वो क्रस्ट क्या है कई पार्ट में डिवाइड है। जैसे बच्चों का पजल गेम देखते हो ना, तुम देखे हो पजल बना जोड़ के पूरी एक आकृति बनाना, सेम वही चीज़ है। सारे पजल्स क्या हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब ये पजल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो ये क्यों एक तरल उस पर है ना, तरल चीज़ पर आप ऐसे समझो जैसे पानी में कोई पत्ता रहेगा तो वो एक स्थिर रहेगा या चलेगा ना। तो ठीक पत्ता क्या है ठोस और पानी क्या है तरल अवस्था में। तो तरल चीज पर ठोस चीज क्या कर रही है? तैर रही है। और तैरेगी कब? जब घनत्व अधिक होगा या कब? मतलब जल का तैरेगी कब? जब घनत्व अधिक होगा या कम? तैर कौन रहा है? पत्ता वस्तु कम होगा है ना। कम होगा तो जिसका घनत्व कम होगा वही तैरेगा और जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगा। समझ में आ गया? तो जो हमारा लिथोस्फीयर है उसका घनत्व एटमॉस्फेयर के कंपेयर में क्या है? कम है। तो कम होने के कारण वो क्या करता है? तैरता रहता है, जैसे जल के ऊपर पत्ता। अब ये तैरते तैरते किनारे पे भी जा सकता है पत्ता, बीच में भी जा सकता है। तो ये जो प्लेटें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, जब ये फ्लो कर रही होती हैं किस पर? एटमॉस्फेयर पर, तो या एक दूसरे से दूर जाएंगी या एक दूसरे के पास आएंगी या तीन तरह से गति करती हैं। या तो पास में आएंगी, इसको कहेंगे कन्वर्जन, दूर जाएंगे तो इसको कहेंगे डाइवर्जन, और जब ऊपर नीचे होंगी तो इसको कहेंगे फॉर्मेशन। इस तरह से क्या करती हैं हमारी प्लेटें गति करेंगे, या तो दूर जाएंगे पास आएंगे। जब प्लेटें दूर जा रही हैं तो ज्वालामुखी पर्वत या कटक बनते हैं। समझ में आ गया?
जब प्लेटें दूर जाएंगी तो क्या बनेंगे? कटक बनेंगे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का लावा यहाँ निकल के जमा हो रहा है। सेम ऐसा ही कटक पाया जाता है अटलांटिक महासागर में। सबसे बड़ा कटक है आपका, ठीक है, मिड अटलांटिक कटक इसको बोला जाता है। हिंद महासागर में कटक पाए जाते हैं। ये कटक क्यों पाए जा रहे हैं? जहाँ प्लेटें क्या हो रही हैं? दूर जा रही हैं। अब जहाँ प्लेटें पास आती हैं वहाँ पाए जाते हैं पर्वत। तो पर्वत देखो यहाँ पर बताया था, कौन सा था? एंडीज पर्वत, यहाँ रॉकीज पर्वत। इंडियन प्लेट विदेशी प्लेट से टकराई तो क्या बने? हिमालय पर्वत। तो जब प्लेटें क्या होंगी? पास में आके बनते हैं पर्वत। जब प्लेटें दूर जाएंगी तो क्या बनेंगे? कटक। ठीक। और जब प्लेटें आपस में क्या करेंगी? मूवमेंट करती हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तब क्या बनते हैं? ज्वालामुखी उससे बनते हैं। उस समय आएंगे आपके भूकंप। ठीक। और ये पृथ्वी सिर्फ इसी के कारण नहीं, एक तो पृथ्वी का ये हो गया, हालांकि छोटी है, ऐसी गति कर रही है, फॉर्मेशन तो होता है, इनसे बनते हैं आपके फ्रेंड्स। क्या बनेंगे? फ्रेंड्स भी बनते हैं और भूकंप भी आते हैं। ज्वालामुखी कब आएगा? ज्वालामुखी पर्वत कब बनेंगे? जब प्लेटों का क्या हो रहा होगा? सबडक्शन। सबडक्शन का मतलब जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जाती है और ये 200 सेंटीमीटर से अगर 200 मीटर से अंदर चली जाती है तो प्लेट क्या होने लगती है? मेल्ट होने लगती है। जब ये मेल्ट होती है तो ये क्या निकालती? गैसेस निकालती गर्म गर्म, और ये गैस निकालती है तो यहाँ से जो निकलता है वही क्या बनाते हैं? ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करते हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा जब इस श्रेणी में बताए थे तो एकांगुआ बताए थे, एकांगुआ यहाँ पर्वत है, एंडीज के सारे एकांगुआ पर्वत जो है आपका ज्वालामुखी पर्वत है। बलित पर्वत के सारे जो उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर प्लेट क्या हुआ? सबडक्शन हुआ और इतना अंदर से लेके प्लेट हो गई मेल्ट। हालांकि तुम लोग का टॉपिक नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए बता दिया कि कैसे कैसे पर्वत का निर्माण होता है, कैसे भ्रंश बनते हैं और कैसे आपके ज्वालामुखी वो भूकंप आएंगे। तो प्लेटों का आपस में गति करना, ठीक है। जब प्लेटें क्या होती हैं? अपने आप को संतुलन की अवस्था में लाती हैं तो क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। मूव तो वो कर ही रही है, जैसे तुम लोग बैठे बैठे थक जाते हो, है ना, तो अपने आप को संतुलन में लाना चाहते हो एक आरामदायक स्थिति में। सेम प्लेट भी क्या करती है? अपने आप को जब संतुलन की अवस्था में लाती है तो थोड़ा सा हिलती है या कोई एनर्जी रिलीज करेगी, क्योंकि नीचे क्या है? पूरा तरल है, बहुत सारी गैसेज हैं। जब ये एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है किसी क्षेत्र में, वहाँ भी क्या होगा? प्लेटों में गति उत्पन्न हो जाती है। तो भूकंप आने का मेन कारण होता है भूमि का संतुलन अवस्था में आना और दूसरा ऊर्जा का रिलीज होना। अब हम एक टॉपिक बनाएं, क्या भूकंप का मतलब समझ रहे ना? भूमि का कंपन की अवस्था को क्या बोलते हैं? भूकंप। और ये आता कैसे? जब भूमि अपने संतुलन की अवस्था में आना चाहती है। अब भूमि का जो अपना संरचना बताई थी पृथ्वी की, कैसे बताई थी? मेंटल कैसा है? मेंटल लिक्विड, कोर और क्रस्ट ये पता है कैसे चला? ये हमारी पृथ्वी के अंदर जाके देखा हमने। मतलब मैं अगर गलत बताऊंगी तो तुम विश्वास कर लोगे। ये पता कैसे चला? कुछ चीजें तो होंगी जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता रही हैं। तो ठीक है, तुम मुझे पहले से जानती थी, अर्चना मुझे पहले से जानती थी, है ना। कई बच्चों को अगर तुम लोगों को पता होगा कि मैं ही पढ़ाने आ रही हूँ, तो आपस में बात करोगे मैडम अच्छा पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाती हैं, मैडम गुस्से आ जाए या नहीं। तो इन लोगों को कैसे पता चला? तुम्हारे थ्रू, है ना, तुम्हारे थ्रू इनको पता चला ना। तो इन्होंने अपनी क्या बना ली? मेंटालिटी वैसे बना ली। तो पृथ्वी के अंदर कोई नहीं गया ना, तुमने मेरा व्यवहार देखा तो पृथ्वी का भी व्यवहार देखा गया। तो पृथ्वी का वो व्यवहार देखा गया, तभी हमने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसी है। कैसी? ठोस, तरल और ठोस। ये पता चलता है हमें भूकंपीय तरंगों के आधार पर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर कैसे? भूकंप जब आता है तो तरंग निकालता है, पी तरंग, एच तरंग और क्लियर? पी तरंग, एच तरंग और प्राइमरी और सेकेंडरी और लास्ट जिसको हम सरफेस तरंग भी बोलते हैं। ठीक। सो जो हमें महसूस होती है वो होती है एल तरंग, सरफेस तरंग जिसको बोलते हैं। अब इन तरंगों का जो गुण होता है कैसा होता है?
प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, इनके आधार पर अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग पढ़े होगे साइंस में, है ना। तो प्रकाश तरंग तीनों माध्यम में गति करती है, ठोस, द्रव, गैस, पक्का। ध्वनि तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम करती है। और सबसे ज्यादा गति किसमें होती है? ठोस। ध्वनि तरंग की सबसे ज्यादा गति किसमें होती है? कहाँ तुम उसको देख रहे हो? अभी तो मैं उसका पूछ भी नहीं रही हूँ, तुम वो देख रहे में लगे पड़े हो। नहीं, उसे नहीं देख रहा हूँ, और कुछ देख रहे हैं। उसको मत देखो, अभी मैं उसके बारे में पूछा ही नहीं हूँ कुछ, मैं पूछूंगी तब बताऊंगी। मैंने क्या कहा? ध्वनि तरंगों की सर्वाधिक गति कौन से माध्यम में होती है? तुमने कहा तीनों माध्यम से क्या होती है? ध्वनि तरंग गति करती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक बात है। अब ठोस माध्यम में गति ज़्यादा होती है, गैस में। घंटे की आवाज बहुत तेज सुनाई देगी या उसकी? बेटा, ध्वनि की जो गति होती है वो ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है, क्योंकि ठोस के कण क्या होते हैं? आपस में पास होते हैं, और ध्वनि जब टकराएगी तो कंपन होगा। जब कंपन होगा तो क्या होगी? उतनी तेज आवाज आएगी। समझ में आ गया? ठोस के बाद द्रव और द्रव के बाद गैस। निर्वात में ध्वनि की आवाज आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो उसमें कोई माध्यम ही नहीं है निर्वात में। वो मतलब उसमें समझ में आ गया? निर्वात में कोई माध्यम नहीं है। अगर निर्वात ध्वनि की चाल निर्वात में भी होती, यानी निर्वात में भी ध्वनि गति कर रही होती, बहुत सारे उल्का पिंड टूटते हैं, आपको सुनाई दे रहे होते। और प्रकाश क्या है? ध्वनि तरंग निर्वात में भी गति कर लेता है, करता है कि नहीं? अब यहाँ पर जो आपकी तरंग है, पी तरंग और एस तरंग और एल तरंग, पी तरंग क्या करेगी? क्या तीनों ही माध्यम में गति कर जाएगी? और एस तरंग, देखो पी तरंग क्या होती है? तीनों ही माध्यम में गति करती है, पूछा जाता है। और एस तरंग क्या होती है? वो हो जाती है डाइवर्ट, यहाँ से डाइवर्ट होती है, उस तरह ऐसे बन रहा है। समझ में आ गया? जो हमारी ठोस से निकली, जो हमारी लिक्विड से निकली और पुनः हमारी ठोस में चली गई, तो हमें क्या पता चला? तरंगों का गुणी तो पता चला। मैंने आपको बोला कि हमारी जो ध्वनि तरंग है वो लिक्विड, गैस और ठोस तीनों में है। तो ऐसी तरह जो तीनों ही माध्यम में गति करेगी उसका व्यवहार कैसा होगा? ध्वनि तरंग की तरह होगा ना। और फिर जो हमारी प्रकाश तरंग होगी या कोई दूसरी तरंग है जो क्या होगी? सिर्फ ठोस माध्यम में गति कर रही है। जैसे क्या आएगा? तरल माध्यम आएगा, यानी कि लिक्विड आएगा, अपने माध्यम से क्या हो जाएगी? विचलन हो जाएगी, और विचलित होगी क्या हो जाएगी? वापस चलिए। तो ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है वो छाया पृष्ठ पड़ता है। ये पी तरंग है, एस तरंग है, ये एस है और ये पी है। तो पी तरंग क्या है? तीनों माध्यम में गति कर गई, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और ठोस, यहाँ गैस नहीं है, ठोस, द्रव, ठोस। और जो हमारी एस तरंग है वो कहाँ पे उठ गई? सिर्फ ठोस तरंग में गति करी, द्रव में नहीं आई, क्या कर गई? अपने आप को डाइवर्ट कर गई। तो इससे हमें पता चला पृथ्वी की क्या है? आंतरिक संरचना में लिक्विड है। ठीक। और जो तरंग लिक्विड को पार करके फिर ठोस में चली गई, तो समझ में आ गया ठोस, लिक्विड और ठोस है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के बारे में जो ज़्यादा सुटेबल जानकारी देती है वो आपकी भूकंपीय तरंगों के द्वारा ही पता चलता है। ये हमारे टॉपिक का नहीं था। अब हमारा जो टॉपिक का पार्ट आ रहा है टी और एस और एल। पूछा जाता है पेपर में कि अभिकेंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, किस स्थान पर सबसे पहले भूकंप पता चलता है। भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले कौन से स्थान पर महसूस होता है, और निम्न में से कौन सी तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, किन की गति अधिक होती है, किन की गति कैसे, पूछा जाता है। बताओ, पता है कुछ? वो महाराज हम देखेंगे नहीं। क्यों? आप पढ़ाइए, देख लो। तो आगे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे भूकंप से। ये मान लो मैंने पृथ्वी का क्या बनाया, ऐसे बना दूं, कुछ सुना, चलो ऐसे बना दे। ये है पृथ्वी का क्रस्ट, ये जो ऊपर बनाया है। क्रस्ट के
ठीक है, नीचे वो स्थान है जहाँ पर क्या है, भूकंप की तरंगे आएंगी, यानी कि भूकंप आने वाला है, उसको करेंगे हम फोकस, यानी कि केंद्र। ठीक है, केंद्र का सीधे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर का जो स्थान होगा उसको कहेंगे अधिकेंद्र या अभिकेंद्र, एपिफोकस। ये वो स्थान होता है जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता लगाया जाता है। फोकस वो स्थान होता है जहाँ पर भूकंप आना है, और सबसे पहले जहाँ पर भूकंपीय तरंगों का पता चलेगा उसको कहेंगे अभिकेंद्र। अभिकेंद्र में सबसे पहले भूकंपीय तरंगे आती हैं। अब भूकंपीय तरंगे जब गति करेंगी तो ऐसा नहीं एक ही तरफ करेंगे, जब ये उठी है तो ये चारों तरफ फैलेंगी पृथ्वी के, चारों तरफ फैली। जो यहाँ ऊपर पहुंची वो हमें महसूस हुई, जो इनको पार करके चलेगी वो नीचे चलेगी, पर जैसे जैसे गति बढ़ती जाएगी दूरी, इनकी चाल क्या होती जाएगी, कम आती जाएगी, इनका इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहाँ पर भूकंप आ रहा है उसके पास के क्षेत्रों में क्या पता चलेगा, भूकंप के बारे में पता चलेगा, पर एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा विनाश होगा वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर भूकंप आया है। तो भूकंप की तीन तरंगे प्राइमरी, एस और एल। तो सबसे ज्यादा विनाशकारी जो तरंगे होती हैं वो एल होती है, क्योंकि इनकी जो चाल होती है वो जिगजैग होती है। कैसी होती है, जिगजैग, यानी कि अगर किसी कागज को एक सीधा फाड़ोगे तो जहाँ पर है वहीं पर चला जाएगा, और जब ये जिगजैग होगा तो ऐसे 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 जहाँ तक जाएंगी क्या करती जाएंगी, विनाश करती जाएंगी। जितने क्षेत्र में ये तरंगे फैलेगी उस उतने क्षेत्र को ये क्या करती जाएंगी, विनाशकारी अवस्था में लेती हुई आएंगी। तो यहाँ से पूछा जाता है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं, तो आपका आंसर होगा एल। ठीक है, एल तरंग क्या करती है, सबसे ज्यादा विनाश करती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है भूकंप की तीव्रता को किसमें मापा जाता है, ग्राफ पर भूकंप की तीव्रता को मापता, रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, और भूकंप को मापने का यंत्र जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। समझ में आ गया, बस यही क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा भी कुछ है बुक में, बस इतना ही, बस इतना सा लिखा बस, यही तो इतना ही तुम्हारे में है, तो इतना ही मैंने बताया, सिस्मोग्राफ। तो ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लिखवा दें इसको अब हम थोड़ा और लिखवा दीजिए। बस मैंने तरंगों के गुण बता दिए हैं, कौन से तरंगे कौन से गुण होते हैं। तुम्हारे में ये वाला चित्र भी नहीं बना हुआ, नहीं मैम, चित्र नहीं था, सिर्फ लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, अभी इसकी तैयारी करो, जब जिसका मन हो आगे की पढ़ाई करने का, फिर आगे पीलीभीत आ जाएंगे। आएंगे मैम, यहाँ कोई तो सब हो जाए। पलक चली गई यहाँ से, जिसका आगे पढ़ाई और डीपली पढ़ने का मन हो पीलीभीत आ जाना। पीलीभीत आ जाने का मतलब क्या है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस वाले कोर्स में इनरोल करवा दीजिएगा। वो कौन सा देखा, इतना पैसा भी यही मिलेगा ना, उसको कौन सी ऐड है क्या, तो वो है नहीं, दे और भी दूंगी, ऐसा नहीं। चलो लिखो पहले भूकंप, मजाक कर रहे थे, लिखवा देंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, हम आपको इनकी आगे की चीजें बता देंगे। क्लियर या नहीं। भूकंप प्रायः एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप प्रायः एक प्राकृतिक घटना है जिसका कारण भूमि का अपनी संतुलन अवस्था में आना है, जिसका कारण भूमि का अपनी संतुलन अवस्था में आना है, जिसका कारण भूमि का अपनी संतुलन अवस्था में आना है। जब भूमि अपनी संतुलन अवस्था में आती है, जब भूमि अपनी संतुलन अवस्था को प्राप्त करना चाहती है, जब भूमि अपनी संतुलन अवस्था को प्राप्त करना चाहती है तो यह कुछ ऊर्जा मुक्त करती है,
है ऊर्जा तरंगों के रूप में होती है। भूमि की यह ऊर्जा कुछ ऊर्जा मुक्त करती है। भूमि की यह ऊर्जा तरंगों के रूप में होती है। भूमि की यह ऊर्जा तरंगों के रूप में होती है, जिस कारण भूमि में कंपन होता है। तो आपको दिखाने की पिक्चर्स नहीं होती है। किताब से लिखवा दीजिए, हैं? किताब से लिखवा दीजिए। नहीं, पिक्चर्स नहीं होती दिखाने के लिए। मैं ये कह रही, लिखाने के लिए नहीं कह रही, लिखाना मैं किताब से दिखाती नहीं कभी। जैसे ना प्रोजेक्टर वगैरह होता है ना, तो उसमें पिक्चर्स दिखा दो। जैसे मेरे पास तुम लोग कह रहे थे ना कि मैडम वो पीडीएफ जो आपने भेजी वैसा पीडीएफ भेज दीजिएगा। पीडीएफ का ही देख रही हूँ। तो पिक्चर्स मैंने बनाई थी ना, ये 2025 वो दिखाई। ये भूकंपीय तरंगों की पिक्चर्स, ये वाली जो मैंने बनाया वो ये पी तरंग एस तरंग कैसे। चलो लिखो, क्या लिखे हो ये बताओ मुझे। भूमि में कंपन होता है। भूमि में कंपन होता है जो तरंगों के रूप में, तरंग लिख लिया था ना यहाँ पर, ऊर्जा तरंगों के रूप में होती है, जिस कारण भूमि में कंपन होता है। ये तरंगे प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। होती है 3 प्रकार की होती है। बी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। बी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। क्लास करना चाहती हूँ कौन से कोर्स में? बेटा कंपटीशन में कौन सा? यहाँ तो एसएससी का है, एसएससी में रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं आपका ना, और है तो फिर आती क्यों नहीं? क्लास तो जुलाई से चल रही ना यहाँ पर, है ना? अब तो आधी क्लास से बैठ जाओ। कल से 1 बजे से क्लास है और 4 बजे तक है। 1 से 4। हाँ, एक ही बैच। रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और आपने क्या लिखे हो? पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग होती है। ये तरंगे प्रायः संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई
ये तरंगे प्रायः संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई सतह तक पहुंचती हैं। भ्रमण करती हुई सतह तक पहुंचती हैं। भ्रमण करती हुई सतह तक पहुंचती हैं तथा कैसे महसूस होती हैं? झटके लगते हैं तथा झटकों के रूप में महसूस होती हैं। अब सारी तरंगे नहीं होती हैं, ठीक, हम बताएंगे। अब ये वाला चित्र बना लो, बनाओगे? साफ से बता दें। अच्छा, बनाने से पहले इसमें एक चीज और लिखो। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर तथा भूकंप की माप सिस्मोग्राफ पर, तथा भूकंप की माप तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर, रिएक्टर स्केल कितनी तीव्रता का भूकंप आया, 9 का आया, 8 का आया, 7 का आया, ये आपको कौन बताता है? रिएक्टर स्केल। और भूकंप आया ये कौन बताता है? सिस्मोग्राफ, ठीक है। तथा भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। तीव्रता को रिएक्टर द्वारा, भूकंप को सिस्मोग्राफ। फिजिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं यंत्र पढ़ाऊंगी। पूछ लिया जाता है इसको। आप देखो ना, अब कोई टॉपिक ऐसा है आपका, अभी मैंने तुमको क्या लिखा है? फिजिकल्चर, एपिकल्चर, ये तुम्हारा किस में आता है? लिटरेसी वाला टॉपिक है। ये ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करता है, और ये तुम्हारा जो साइंस वाला, बायोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें भी आता है। बताओ, ज्योग्राफी में ऐसी ऐसी चीजें तो लिंक करते हैं। अब तुम्हें कह रहे मैडम क्या पढ़ा रही हो, तो अब तुम भूकंप किस में पढ़ोगे? ज्योग्राफी में। तो भूकंप को मापने वाला जो यंत्र है वो भी इसमें ही पढ़ोगे ना। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर आप फिजिक्स में बेटा, वो फिजिक्स का अलग से टॉपिक होता है, यंत्र और मापी। एक पूरा फिजिक्स का ही टॉपिक है जिसमें आपका पूछा जाता है सोनार किसके लिए है? बताओ, सोनार से क्या नापा जाता है? समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई, फैथोमीटर। अच्छा, अब बताओ, समुद्र की गहराई बोले और फैथोमीटर से, इसी से फैथोमीटर से समुद्र की गहराई, और सोनार से किसी वस्तु का पता लगाया जाता है समुद्र में डूबी हुई। आगे वाला समझने, दोनों ही चीजें समुद्र से रिलेटेड है पर अलग अलग है। चलो लिख लिए ना। सिस्मोग्राफ को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। एक मार्केली स्केल भी आता है, वो 0 से 9 है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो भी आपके इसी में भूकंप से ही रिलेटेड है। अब ये वाला चित्र बना लो। जो एस तरंग है वो क्या हो रही थी? डाइवर्ट हो रही थी। एस तरंग कहाँ पर जा रही थी? तरंग माध्यम में नहीं जा पा रही थी ना। तो यहाँ से जब भूकंप तरंगें आएंगी तो पूरे माध्यम में गति करेगी ना, पूरी पृथ्वी पर घूमती है, तो ये ऊपर भी जा रही है और इधर भी आ रही है और ये नीचे भी आ रही है। तो नीचे कौन सी तरंग? मैं 2 स्केल से बना रही हूँ, 2 कलर से आप लोग बनाना। जो नीले से बना रही हूँ वो कौन सी है? पी, और जो ब्लैक से बना रही हूँ वो एस है। तो 2 तरंग आपकी कहाँ आ रही है? नीचे तक आ गई। वो कौन सी हो गई? पी तरंग। और जो तरंग नीचे तक नहीं पहुंची, डाइवर्ट हो गई, वो कौन सी आपकी? एल तरंग का इसमें है ही नहीं, क्योंकि एल तरंग ही वो है सरफेस तरंग जो बिल्कुल लास्ट तक मूव कर पाती है। ये पी तरंग में पीली पी तो जवानी लाइट तक आ गई। वो है यस है ना। मैम कौन सी तरंग है ये तरफ फैल रही है?
ये एस तरंग है, तो ब्लैक है वो एस है, जो ब्लू है वो पी तरंग है। और वो एक तरंग बची टी, वो एल तरंग, एल तरंग के बारे में लिखवाएंगे, इसमें एल तरंग नहीं है। सिस्मोग्राफ से तो पता चलता है, मतलब आपका भूकंप की जो तरंगें बताती हैं वो 2 ही तरंगें बता रही हैं। पी तरंग और एस तरंग है, एल तरंग तो बोला ही नहीं है मैंने। देखो तुम्हारी सहेली इसकी कान जाके सही करवा दो। अभी तो तुम कह रही नहीं मैडम दोस्त ऐसे नहीं होते हैं, तुम्हारी दोस्त की कान खराब है। बस इतना ही करोगी? अरे भैया परमानेंट इलाज करवा दो उसके कानों का। प्राकृतिक भूकंप किस तरह में होता है, किस तरह मंडल में सब लोग कामों को ये बना लिया, बन गया। पी तरंग एस तरंग। और ये क्या लिखोगे? अब इसको अलग से बना दो, यहीं पे लिख लोगे, यहीं पे लिखोगे। यही वाला चित्र जो भूकंप का बताया था यही बनाना है, अलग से लिखोगे? अलग से बना दिया। अलग से बना दे। हमको तो सारे उचित लग रहे हैं, तुम अपना बताओ। एक ऐसी लाइन खींच लेना, इसको करना फोकस, यानी कि ये वो बिंदु है जहां पर क्या आ रहा है, भूकंप की तरंगें महसूस की जा रही है, उसको क्या कहेंगे? केंद्र, अधिकेंद्र, यानी कि एपी सेंटर, केंद्र और एपी सेंटर। कभी भी पेपर में पूछा जाएगा तो इन्हीं दोनों में से पूछा जाता है। वह स्थान जहां पर भूकंप आएगा तो उसको कहेंगे फोकस। वह स्थान जहां पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले महसूस करी जाएंगे उसको कहेंगे अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र पे सबसे लास्ट में कौन सी तरंगें पहुंचती हैं? वही ज्यादा भूकंप मचाते हैं, एल तरंग। सबसे लास्ट में पहुंचेंगी एल तरंग। अभी है आधी है, अभी है आधी है, अधिकेंद्र ऊपर अभी कर दिया कि हाँ अधिक कर दो, अधि है, अधिकेंद्र नहीं है, अधिकेंद्र एपी सेंटर। बना लिया? अब लिख लो केंद्र और अधिकेंद्र, इसके बारे में लिखवा दे। केंद्र, केंद्र पहले लिखो। तुम्हें दे दीजिए ना राजन गायब थे, और तुम्हारा दोस्त क्यों? यहाँ के दोस्त हो जाते हैं, वो इधर से आते हैं, इधर से आते हैं। यहाँ आके दोस्त हो जाते हो, बाहर आके दोस्त को बोल पे एक बता जाएगा सिर्फ क्लास की नहीं है, तब दोस्त कहाँ था वो? जो कम बोलता है उसको आगे बढ़ाया जाता है। तुम वो कम बोलते हो, सबसे ज्यादा क्लास में बोलने वाले लड़के तुम ही हो। सबसे कम बोलने वाले अकबर, वो बोलता ही नहीं है, बस वो तब बोलता है जब उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वरना वो नहीं बोलता। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। लिखो, हिंदी में नाम लिखना है और पापा का नाम भी हिंदी में लिखना है। पहले लिखो केंद्र। केंद्र प्रायः वह स्थान होता है, केंद्र प्रायः वह स्थान होता है जहां पर भूकंप आता है, जहां पर भूकंप आता है, अर्थात जहां से पृथ्वी की ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। भूकंप आता है अर्थात जहां से पृथ्वी की ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक, अब यहीं पर इसे भी लिखना। केंद्र के 90 डिग्री, केंद्र के 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधा ऊपर, या केंद्र के सीधे ऊपर, केंद्र के सीधा ऊपर कहाँ बना के चित्र? ये 90 डिग्री का कोण है ना, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण तो हम आए ही नहीं है, हमारे आधार और लंब की बात कर रहे हैं बस, है ना। यहाँ पर क्या है? केंद्र
और केंद्र से 90 डिग्री का कोण बना सीधे ऊपर वाला जो बिंदु होगा वो क्या होगा? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र 90 डिग्री का कोण बनाता है तथा केंद्र से सीधा ऊपर अभिकेंद्र होता है। अधिकेंद्र होता है। अब लिखो अधिकेंद्र, हेडिंग डाल लो। अधिकेंद्र प्रायः वह स्थान होता है। अधिकेंद्र प्रायः वह स्थान होता है जहां भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। ठीक, अब लिखो, लाइन चेंज करो। नीचे भूकंपीय तरंगों के नाम लिखे ना, PSN लिखे अभी नहीं लिखे? कहाँ लिखे तो कैसे लिखे थे? दिखा रही हो सब, पूरा सेंटेंस बोलो। पी तरंगे, एस तरंगे, आर तरंगे होती हैं। आर तरंगे होती हैं। अब लिखो, भूकंपीय तरंगे प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। पहले साइन कर दो फटाफट, हम रुके हैं 5 मिनट। जल्दी जल्दी रजिस्टर को मूव करना क्लास में। 3 प्रकार की होती है, तीनों के नाम लिख लो। पी तरंग कैसे लिखोगे? छोटी छोटी क्लास में तुम लोग को नोट्स बनाना सिखाए थे ना। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, और ये लिखते थे हम लोग ब्लू से, फिर ब्लैक से लिखते थे हेडिंग वाला, फिर उसके आगे ब्लू से लिखते थे। ऐसे बनाते थे ना नोट्स। सर फटाफट साइन करें सर। 3 प्रकार की होती है। प्रश्न नाम लिख लो, पी, एस और एल। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पाकिस्तान पैरट, हंस, लाइन, जानवरों के नाम है। फोटो नहीं खींचोगे तुम आज? मैम टाइम तो हो जाए, उसका भी टाइम होता है ये हमारा 1 घंटा तो हो जाए कि इतने टाइम पे खींचा जाएगा। पंडित मुहूर्त निकालते हैं। घंटा भी में हो गया। मुहूर्त जितनी देर में साइन कर रहे हैं ना, तो उस देर में फोटो खींच लो। बताओ, मुझे याद दिलवाना पड़ता है। इतना बाहर क्यों निकाल दिया तुम तरंगों को? पृथ्वी के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलती है। मैंने बाहर निकाली नहीं, मेरी तो बाहर नहीं निकली है। फिर कॉपी को बना लेना। मैंने भी निकाली। देखो कहाँ है रजिस्टर? पीछे से ही दे देना। किसको? दिव्या को। अब गीता नहीं आती है, थोड़ा भी गए थे, फिर नहीं आई। और एक और थी कि मम्मी नहीं होती तो उसको खाना वगैरह बनाना पड़ता है। उस समय तो थी शायद। पहले उसको भी आप खींच गया, ऐड आ जा रहा। चलो कर लो, फिर लिखवाते हैं। नहीं जब तक रजिस्टर भी घूम ही रहा है। तरंगों से आएगा तो यहाँ से वो से पूछ लिया जाएगा, और नहीं भूकंप से आया तो सेस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल से ही आएगा। इन्हीं से ही पूछता है। बस 5 क्वेश्चन है भूकंप के आने के। 5 क्वेश्चन ये, एक ये वाला, 2 क्वेश्चन ये बने, और आपका सिस्मोग्राफ और एल वाला रिएक्टर ये वाला। ठीक, और लास्ट में पूछेगा यानी कि तरंगे कौन सी सबसे पहले महसूस होती है, मतलब सिस्मोग्राफ पर सबसे पहली तरंग कौन सी रीड करी जाती है। तो एस तरंग सबसे लास्ट में, एल तरंग। लिखो पी तरंग। पी तरंग
पी तरंग लिखो। इन तरंगों को प्रायः प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। इन तरंगों को प्रायः प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है क्योंकि सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले, कभी आपने सिस्मोग्राफ देखा है? कैसा होता है? आओ, कैसा होता है सिस्मोग्राफ? देखो एक ऐसे गोल सा बना होता है और वो हैंगिंग कर रहा होता है। हैंगिंग देखा। इसके ऊपर एक कील चिपकी होती है। अच्छा। जैसे भूकंप आता है क्या हमें लगता है ये हिलता है। जब ये हिलता है तो ये क्या करता है, इसके ऐसे बनाता जाता है और यहाँ पर स्केल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से 9 तक का होता है। जहाँ पर आके वो रुकता है, यानी कि अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो जैसे पहले हल्की स्पीड होगी, भूकंप बढ़ेगा तो तेज गति भी होगी ना, तो जब ये तेज गति होगी तो ऐसे ऐसे खूब ऐसे ऐसे जाता है। जहाँ तक ये लास्ट तक पहुँचता है वही क्या होता है, उतनी तीव्रता को माप दिया जाता है कि इतनी तीव्रता का आपका भूकंप। ये है आपका सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल, वही जो 0 से साइंस लैब में देखा देखा है, उसी में ही देखा होगा। और एक दोलन वाला होता है, दोलन को ऐसे करते हैं ना, एक ऐसे होता है और एक मूवमेंट वाला होता है, गोल वाला होता है जो उसको ऐसे मूव करना होता है। एक तो दोलन की तरह दोलाते हैं, ठीक, कितनी देर में आ रहा है तो उसको रीड करना होता है कि दोलन कितनी देर में कितने चक्कर लगा के आया, बल भी निकालते हैं फिर उसका निकालते हैं। और एक ऐसे करके घुमा के रीड करा जाता है। 2-3 तरह के हैं। चलो आगे बता दें सिस्मोग्राफ कैसा होता है। जो सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर क्या करा जाता है, मापा जाता है। पूरी वो बोल दो एक बार, लाइन, पूरी लाइन बोल दो, जो लिखवाई है वो पूरी लाइन बोल दो। मुझे देखने में लगा पड़ा है लड़का ये नहीं कि बोलो। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। हाँ। क्योंकि ये सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले परिलक्षित होती है, परिलक्षित होती हैं। सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले परिलक्षित होती हैं। ये तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति, इन तरंगों की प्रकृति ध्वनि तरंगों की भांति होती है। ऐसे लिखो, इन तरंगों की प्रकृति ध्वनि तरंगों की भांति होती है। ध्वनि तरंगों की भांति होती है। इस तरह जिसमें ठोस में तो प्रकाश तरंग होगी ना, प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ बताओ ना, ये लाइन काट देना। ध्वनि तरंगों की भांति नहीं होती, ऐसे लिख लो। इन तरंगों की प्रवृत्ति ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति की तरह नहीं होती। ऐसे ना, किस पर जा रही है? ठोस, और ध्वनि तरंग ठोस, द्रव, गैस, तीनों में जाती है ना। जबकि हमारी पी तरंग क्या है? ठोस, द्रव और ठोस। पी तरंगों की प्रकृति कैसी हो रही है हमारी? ध्वनि तरंगों की भांति। एक पूछा जाता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है और अनुदैर्घ्य तरंग कैसी होती है? मुझे अभी याद नहीं आ रहा अनुप्रस्थ कैसे होती है, अनुदैर्घ्य कैसे होती है। कुछ साइंस का है? हाँ मैं दिखा है? उनको ऐसे कुछ होता है, तीनों में मूव करती है। नहीं बेटा, एक ऐसे चलती है ना, स्वयं व गर्त बनाती हुई जाती है। एक सीधा चलती है, ये क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है, ये अनुदैर्घ्य होती है। और सीधा चली जाती है वो अनुप्रस्थ होती है। वो अनुप्रस्थ होती है, ऐसी है ना। तो जो स्वयं व गर्त बनाती हैं वो आपकी एल तरंगें बनाती हैं। तो ये अनुदैर्घ्य है ना, मुझे इसमें बहुत कंफ्यूज रहती हूँ अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगें। बस ये बताया जो स्वयं व गर्त बनाती हैं, ये वो वाली अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ये ऊंचा ऊंचा ये गर्त होता है, इसको भी बोलते हैं। ये शिखर होता है, ये गर्त होता है। ये वैसे नीचे इतना तो मुझे भी पता है। और ये आवर्त है, आवर्त तो बोलते हैं। एक जितना आवर्त बढ़ता जाएगा उतनी क्या होगी? स्वयं की क्या होती जाएगी? लंबाई कम होती जाएगी। आवर्त काल बढ़ेगा और लंबाई कम होगी। इतना तो साइंस पता ही है। क्या बोल रहा है इसमें? उसमें क्या तीनों में घूम सकती है? तीनों में एस पी तरंग है, एल में एल भी घूमेंगे और पी भी घूमेंगे। तीनों में। ठीक है, एस तरंग लिख ली। अब लिख लो पी तरंग।
पी पी तरंग पी तो लिखा है। पी तरंग लिखवाया था, एस लिखा है। क्या हो गया राज? पी लिखवाया हाँ पक्का। तो फिर ध्वनि तरंग लिखो, पी लिखवाया तो क्या लिखे? जब पी लिखवाया है तो नहीं की जगह हाँ कर लो। अब यही तो लिखा तो है तो हमको सोचते हैं कि एस लिखवाए हैं। तुम ये पूरा बोल दीजिए एक बार। हाँ मैम ये पूरा एस तरंग, पी तरंग, एल तरंग ये हैं। पी मतलब पूरा बोल दीजिए। पी अच्छा मैंने यहाँ पर पी लिख दिया था, इसलिए तुमने पी लिख दिया ना। तो पहले पी तरंग लिखो, पहला पी तरंग में लिखो, पर ये पी तरंग प्राथमिक तरंग नहीं होती है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं तुमने पूरा लिखा हुआ है, जो हमने बोला है एस तरंगों का गुण रखा है, बस पी काट के एस कर दो। हाँ सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट है। पी के आगे मैं हाँ पी काट के एस कर दो बस। मैम ये मतलब ये एल्गोरिथम में एक तरंगों की प्रकृति दूसरी तरंगों की भांति नहीं होती है। हाँ जब मैं बोला करूँ ना तो एक बार मुझे बोल दिया कि मैडम पी बोल रहे हो या एस बोल रहे हो। तुम बोलते बोलते मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता होगा। इस तरंग सिर्फ अब होश में चल सकती पी है। तरंग लिखो, एस कर दिया ना वहाँ पर। अब पी तरंग के बारे में लिखो। वहाँ पे नहीं काट दिया तो सही है। नहीं क्योंकि जो मैंने पूरा गुण का नाम बताया था ना, एस तरंगों का बताया था। पी तरंग लिखो अब तुम। मैम पी तरंग लिख ली। पी तरंग प्राय ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं। जो तीन माध्यम कौन कौन से हैं? एक तरंग देते हैं मुझे। आज 19 बच्चे आए हैं। सूरज कौन हो तुम? तुम हो बेटा। हिंदी में नाम लिखना होता है, इंग्लिश में नहीं। और तुम्हारे साथ आनंद, तुम भी आनंद में रहते हो। सबने ऊपर हिंदी में लिखा है, तो ऐसा नहीं है बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती। इन बच्चों को भी अंग्रेजी आती है ना। हिंदी में लिखवाने का कुछ ना कुछ लॉजिक रखा होगा। तो आप अपना नाम हिंदी में कर दो और साथ ही साथ पापा का नाम भी हिंदी में कर दो। ऊपर के बच्चों ने कैसे साइन करे इसको देख लिया करो। क्या ठोस द्रव गैस यह तरह की थोड़ी तरंगों की भांति होती है, जो ठोस द्रव और गैस तीनों माध्यम में गति करती हैं। ठोस होगा, ठोस तरल, ध्वनि तरंग तीनों माध्यम में कर रही है ना, तो आप बस वही लिख लो। यहाँ पर हमें गैस नहीं मिल रही इसका मतलब नहीं है। और गैस ऐसा नहीं गैस नहीं होती है, यहाँ पर भी गैसें अवस्थित होती है। किसमें? आपके मेंटल में। हाँ लिखना है मैम ठोस द्रव और गैस में तीनों माध्यम में गति करती हैं ध्वनि तरंगों की भांति। तीनों माध्यम में गति करती हैं। इसके बाद देखो कौन सी तरंग रह गई? एल वाली। एल तरंग, जिसको सरफेस तरंग भी कहते हैं। चलो 21 लोग क्या मैम? एल तरंग, जिसको सरफेस तरंग भी कहते हैं। पेन दे दो मुझे। पेन दूसरा कोई दे दो तुम लिखो। जिसको सरफेस तरंग भी कहते हैं। लास्ट आज बच्चों की स्ट्रेंथ सही है और सही हो जाती है तो सूरज के दोस्त आ जाते हैं। सूरज नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? राजीव। हम करते हैं क्यों करते तुम साइड उनके? ये तरंगे लिखा क्या लैंग्वेज होता बेटा? सरफेस तरंग भी कहते हैं। ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी, ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं। ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं। इन तरंगों की गति कैसी है? जिग जैग। इन तरंगों की लो पेन। इन तरंगों की गति जिग जैग
गति की जगह लिखो ये तरंगे प्रायः जिगजैग मार्ग पर चलती हैं। ये तरंगे प्रायः जिगजैग मार्ग पर चलती हैं। चलती इन तरंगों का वेग सबसे कम, इन तरंगों का वेग सबसे कम और गति सबसे कम होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर क्या करती हैं? भ्रमण करती हैं। इन तरंगों का वेग सबसे कम तथा गति सबसे कम, तभी तो लास्ट में पहुंचती हैं। कम, वेग भी कम, गति भी कम, पर विनाशकारी सबसे ज्यादा होती हैं। और संपूर्ण पृथ्वी पर यही तरंगे क्या करती हैं? भ्रमण करती हैं। विनाशकारी होने के कारण इनकी क्या है? जिगजैग, पर तीव्रता अधिक होती है। तीनों में घूमती हैं। हो गया भूकंप खत्म। इतना ही पूछा जाता है भूकंप का। मेन हो जाएगा कि सबसे सरफेस पर सबसे पहले कौन सी पहुंचती है, सबसे लास्ट सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है। इनसे ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक, चलो टाइम बताओ कितना है? मैम 1:06 हो गया, 24 मिनट बचे। भूकंप हो जाए तो ज्वालामुखी हो जाएगा। क्वेश्चन करो। ज्वालामुखी में करा दीजिए। ज्वालामुखी करवाना है, क्वेश्चन करवाना है भूकंप वाले, बताओ ज्वालामुखी करा जो तुम्हारा मन ज्वालामुखी है। क्वेश्चन करवा दें। कौन बोला है ये क्वेश्चन? आनंद। कौन है आनंद? हम तो नहीं जानते आनंद। तो मैं फोटो आप खींच लें? क्यों? ज़्यादा लोग हो गए उसमें, कम कैमरे में ज़्यादा लोग आएंगे। कितने ज्यादा? वो तो बड़े नहीं है, वो कौन से ज्यादा है? इतने तुम कह रहे थे 200 लोग 200 लोग आ गए हैं। मैम एक ही बात है, 200 लोग यहाँ हो जाते हैं। वही बहुत है। लो भैया तुम्हारी कितना क्या हो रहा है? गुणगान। ज्वालामुखी। चलो ज्वालामुखी समझ लो। उसके बाद हम टाइम बचेगा तो क्वेश्चन करवाते हैं। कल के लिए कौन सा टॉपिक? कल के लिए कौन सा टॉपिक? नहीं मैम, रिवीजन करवाना। रिवीजन, पूरा रिवीजन पूरी क्लास में रिवीजन नहीं हो सकता है। ऐसे हो सकता है एक टॉपिक लेके फिर हाँ, कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद 10 या 15 मिनट बच गए तो आपका ये हो सकता है क्वेश्चन आंसर करवा दें। तो पूरी क्लास एकदम क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकती। इसीलिए हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन आंसर करोगे या टॉपिक करोगे? वो तो कल हो जाएंगे नेशनल पार्क। और इसमें तुम्हारा इसका टॉपिक नहीं है नेशनल पार्क, इसलिए मैं नहीं लेना चाह रही हूँ। हाँ, जो यहाँ से रिलेटेड था वो वाले देखते टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। ज्योग्राफी। बताओ क्वेश्चन करोगे या भूकंप करोगे? सॉरी ज्वालामुखी। कल नहीं करना है। मैम ऐसा करिए क्वेश्चन करवा दीजिए, क्योंकि कल ज्वालामुखी करवा देना सही रहेगा। क्वेश्चन करवा दो। हाँ, अगर आप कुछ भी कराइए। सारे की करवा दें या जो ये टॉपिक है उसी का मैम पहले इसकी नहीं, पहले हम किसी और की करवाएंगे। फिर पहले हम पीडीएफ तो देखने कहाँ है हमारी। ज्वालामुखी बंद। तुम इतने दिन से तो आ नहीं रहे हो आगे, अब तुम अपनी फरमाइश दे रहे हो नहीं। हम तो फास्ट है ना। हमारे घर पे तो काम ही नहीं है। चलो एक तरफ लिख लो फसल और एक तरफ लिखो राज्य और बताना है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। एक तरफ लिखो फसल, एक तरफ लिखो राज्य और बताओ निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ये हम करवा दिए हैं क्या कल? बेटा आएगा यही, कुछ और ये करवाओ। एक तरफ लिखो फसल, एक तरफ लिखो राज्य। फसल ज्वालामुखी में हो गई। राज्य और सूची एक को सूची दो को सम्मिलित कीजिए तथा नए कूट सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर मिलान नहीं है, निम्न में से कौन मिला हुआ नहीं है, यानी कि गलत मिला हुआ है। यहाँ मिले हुए दे रहे हैं हम तुम्हें, बस तुम्हें बताना है गलत क्या दिया है लोगों ने। मक्का, जूट, कपास, सोयाबीन। फसल में लिखो मक्का, जूट, कपास, सोयाबीन। राज्य में लिखो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। मक्का, जूट, कपास, सोयाबीन। राज्य में लिखो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश।
जैसे बोलेंगे वैसे लिख लेना। अगर तुमने इधर उधर कर दिया तुम्हारे क्वेश्चन गड़बड़। क्या बोलना है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और जो इसी में आता है उत्तर प्रदेश में लिखना है। ऐसे बोल दो मैं फसल क्या बोली थी? मक्का, जूट, भिंडी, कपास और सोयाबीन। यूपी और पश्चिम वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, और महाराष्ट्र। कपास महाराष्ट्र हो गया, सोयाबीन आंध्र प्रदेश। लास्ट वाला नहीं लास्ट वाला सोयाबीन और आंध्र प्रदेश। सेकंड क्या है आंसर? ये गलत होगा, बाकी सही है बाकी सब सही है। गलत कौन सा है? लास्ट वाला। लास्ट वाला, यानी कि सोयाबीन आंध्र प्रदेश में नहीं होगी। कहाँ होती है? मध्य प्रदेश। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हम रैंडमली अब क्वेश्चन उठाएंगे, किसी टॉपिक से नहीं उठाएंगे, ठीक है? हम देखेंगे कितना तुम लोग को तैयार है। नदियाँ तो बहुत करवाएंगे, नदियों के नहीं उठाएंगे आज। नदियों का तो मुझे लग रहा है एक बार चलो। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? मृदा के नाम बोलते हैं। अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, जलोढ़ मृदा और रेगूढ़ मृदा। अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, जलोढ़ मृदा और रेगूढ़ मृदा। देखिए कितना पढ़ते हो तुम लोग। मिट्टियाँ पढ़ चुकी हो ना भारत की, और मिट्टियों के साथ साथ फसल भी बता दी गई थी उसी में। महुआ में सड़का हो बताओ। चौथा कौन सा है? कौन सी मिट्टी है? रेगूढ़, रेगूर आगे छाप मैम जलोढ़ तो नहीं मैम क्षारीय होगी, क्षारीय। एक्सप्लेन करते जाएंगे। क्षारीय होगी, सब तुक्के मार लो। नहीं मैम क्षारीय होगी, क्षारीय होगी। अम्लीय मृदा चाय की खेती के लिए और कॉफी की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। अम्लीय जलोढ़ मृदा खाद्यान्न के लिए है और रेगूढ़ मिट्टी कपास के लिए। एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया, पढ़ लो जरा अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखो। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा। अब तुमको राज्य बताना है, ठीक है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा। हरियाणा में, हरियाणा पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश। कुछ नहीं पता है तुम लोगों को, छोड़ो। राय क्षेत्र में दिल्ली तो है, राय क्षेत्र में। राजस्थान पश्चिमी। चलो अब लिखो, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मृदा। जलोढ़। चलो एक तरफ लिखो प्राकृतिक आपदाएं और एक तरफ लिखो प्रभावित क्षेत्र। एक तरफ लिखो प्राकृतिक आपदाएं और एक तरफ लिखो प्रभावित क्षेत्र। देखिए तुम लोग को कितना पता है भारत के बारे में। प्राकृतिक आपदाओं में लिखो बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी। प्राकृतिक आपदाओं में लिखो बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी। और प्रभावित क्षेत्रों में लिखो हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम और मध्य भारत का क्षेत्र, हिमाचल, भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र, फिर से बोलिए। हिमाचल, हिमाचल क्षेत्र। दूसरा लिखो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र। एक ही में। हाँ एक ही में।
तीसरा लिखो पश्चिम तथा मध्य भारत का क्षेत्र। भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। चलो बताओ। बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार, भूकंप हिमाचल प्रदेश, सूखा पश्चिम बंगाल, सुनामी दक्षिण भारत, सुनामी दक्षिण भारत और सूखा पश्चिम बंगाल। नहीं, सूखा पश्चिम बंगाल थोड़ी हो गया। पश्चिम बंगाल तो बोला भी नहीं मैंने यहाँ। अरे क्या है? पश्चिम तथा मध्य भारत पश्चिम बोला। तथा मध्य भारत। बात तो मैं बिहार में होती है ना। ठीक। भूकंप और बाढ़ का- गंगा यमुना जो बिहार का मैदान पड़ता है, आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, वहाँ पर अधिकतर बाढ़ क्षेत्र क्या है? भूकंप और भूकंप हिमालय क्षेत्र, जो आपका क्या है हिमालय क्षेत्र जितना है वो सारा भूकंप वाला क्षेत्र। हिमाचल में भूकंप है ना। हिमाचल क्या कह लो, अगर हिमालय क्षेत्र बोलेंगे तब भी ये वाला बताया तुम लोग को, चलो रहने दो, इसमें नहीं आएगा। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र है। शरद ठीक। ये क्या चल रहा है? बस वर्षा के क्षेत्र है। तुम दोनों सहेलियां क्या करो, किसी डॉक्टर के पास जाके अपने कान साफ करवाए, उसका भी गुण तुम्हारे में आ रहा है। शरतकालीन क्षेत्र है। लिखो उड़ीसा कर्नाटक, पंजाब तमिलनाडु, तमिलनाडु कर्नाटक, जोड़े हैं ये। अच्छा। पहला लिखो उड़ीसा कर्नाटक, बी लिखो पंजाब तमिलनाडु, तीसरा लिखो अरुणाचल प्रदेश बिहार, पांचवा लिखो तमिलनाडु कर्नाटक। तमिलनाडु कर्नाटक, आंसर बताओ। यही है लास्ट वाला, तमिलनाडु कर्नाटक। इसी में होता है। अब जो पढ़ाया था जरा उस क्लास को रिवाइज करो। भेड़ चाल मत चलो, राइट आंसर दो। पंजाब तमिलनाडु। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, पूर्वी उत्तर पूर्वी मानसून, और उत्तर प्रदेश दिल्ली पंजाब वाला क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है। तो पंजाब और तमिलनाडु। क्या क्या समझा रहे हो अजय? अगला क्वेश्चन लिखो। चलो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं। जलवायु तो आपको पता नहीं है। चलो चक्रवात से पूछा जाता है। अभी चक्रवात नहीं पढ़ाया है ना? हाँ, चक्रवात नहीं। ठीक है, तो कल आपका जो टॉपिक होगा भूकंप, ज्वालामुखी और चक्रवात होंगे। फिलहाल चक्रवात का क्वेश्चन आ गया है तो करवा के गए। इसी से मुझे याद आया कि चक्रवात नहीं पढ़ाया, पूछ लिया जाता है। एक तरफ लिखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरी तरफ लिखो देश। एक तरफ लिखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरी तरफ लिखो देश। कौन सा चक्रवात कौन से देश में आता है? ये वैसे तुम लोग के साथ नाइंसाफी हो गई, पढ़ाया नहीं हो, क्वेश्चन करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, करा दो। गलती हुई देखा था। टाइफून, बिलिबिली, टाइफून नाम लिखते जाना। टाइफून या टाइफून लिख लो, टाइफून लिखो, दोनों ही नाम है। टाइफून लिख लो या टाइफून लिखो, दोनों ही नाम है। बिलिबिली, हरिकेन, बिलिबिली, हरिकेन, बागियो, बिलिबिली, हरिकेन, बागियो। 4 हो गया। अब लिखो देश, फिलीपींस
ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। फिलीपींस, जापान। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। बताओ टाइफून कहाँ आता है? टाइफून में ऑस्ट्रेलिया आया था। वेरी गुड, मिला दो। हरिकेन, यूएसए। मिला दो। सही है। रुको, टाइफून क्या बोले तुम? ऑस्ट्रेलिया। नहीं नहीं, बिलीव ऑस्ट्रेलिया में है। टाइफून आपका जापान और फिलीपींस। टाइफून जापान और फिलीपींस। और ऑस्ट्रेलिया बिलीव हरिकेन यूएसए। अगला क्या बच रहा है? बार्डियो। देश कौन सा बचा? फिलीपींस। लिख दो। टाइफून जापान, बार्डियो, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन। 10 मिनट बचे। पर्वतों से ले। चलिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ लिखो झील और एक तरफ लिखो देश। ये तुम्हारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एक तरफ लिखो झील और एक तरफ लिखो देश। सारे पढ़े लिखे मीडियम। टीटी काका झील, टीटी काका। टीटी काका झील। इसके सामने लिखो बोलिविया और पेरू। क्या मैम? बोलिविया और पेरू। उर्मिया झील, ईरान। उर्मिया झील, ईरान। कौन सी? उर्मिया, ईरान। और ये जितने भी क्वेश्चन तुम लोग को करवाए जा रहे हैं ना, तो इनसे झीलें लिस्ट आउट कर लेना। ठीक। ईरान, उर्मिया, ईरान, ईरान। ईरान, रेडियर, रूस। रेडियर, रूस। अथावस्था, कनाडा। अथावस्था, कनाडा। बताओ कौन सी? चौथा वाला। मैच नहीं है। टीटी काका बोले। अवस्था का होता है? कौन सी मैच नहीं है? विच इज नॉट करेक्टली मैच। वैसे पता ही नहीं रीडिंग करनी वीडियो। नहीं आया? याद नहीं करते हो तुम लोग। ये रटने वाली चीज है, याद करो। ये तो हमने 4 को दे दिया, तुम्हारे पेपर में 1 ही पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सी झील इस देश में है? 4 झीलों के नाम दे देंगे। या निम्न में से कौन सी झील इस देश में है? झील का नाम दे देंगे, 4 देश के नाम दे देंगे। ये कौन से? देखो ढूंढने में लगा पड़ा है बंदा। अरे मैम ढूंढ नहीं रहे, हाँ, देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? टीटी काका है, पेरू, बिलोरिया। ये तो सही है, चौथा वाला लगा। सही तो है। अथावस्था कनाडा में ही है। रेडियन भी कनाडा में है, रशिया में नहीं है। ग्रेट कनाडा में ग्रेट कनाडा में ही है। ये वाला गलत है, आगे सही है। हाँ, रसिया वाला, रूस वाला। आरी यूएसए जाए ये बोले। अच्छा तुमसे वो पूछ ले। वही सेकंड 3। हाँ रेडियो पहली वाली कौन सी थी? रेडियो जिनसे भी है जम्मू। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? द्वीप है ना तुम्हारे टॉपिक। हाँ मैम देख देख है मैम सब कुछ। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? देश का नाम लिखो। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा। बताओ आंसर। क्यूबा इंडोनेशिया में।
मालदीव पे होता उसमें मालदीव बताओ आंसर। देख मैम पता नहीं आता। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से अगला लिखो, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे ज्यादा यहाँ पे चलिए हम क्या पूछ रहे हो राजी? सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में इंडोनेशिया सबसे ज्यादा द्वीपों का समूह देश है। मुस्लिम कंट्री भी तो लिया अधिकतर मुस्लिम कंट्री है ये। मालदीव में मुस्लिम कंट्री है, अफ्रीका में जितनी मुस्लिम्स हैं, मिडिल एशिया में जितनी सारी मुस्लिम कंट्री हैं, जापान, कोरिया और आपका फिलीपींस, थाईलैंड, बैंकॉक, लाओस, इनको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि बुद्धिस्ट को मानते हैं। श्रीलंका में बुद्धिस्ट को चाइना भी मानता है। चाइना भी। जितना भी आप ईस्ट एशिया में जाओगे वो सब बौद्ध को मानते हैं, जितना मिडिल एशिया में जाओगे सब क्रिश्चियन। टर्की भी क्या है, एक क्रिश्चियन क्या है, इस मुस्लिम कंट्री है। और ये पश्चिमी देश, मतलब पश्चिमी देश यानी कि पश्चिमी मध्य एशिया जो है तो खुद कहते हैं ना हम इस्लामिक कंट्री है। लिखो क्या बोला, मेडागास्कर निम्न में से मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। अब महासागर के नाम लिख लो, जितने भी महासागर तुम लोग को याद है, जितने भी महासागर तुम लोग को याद है सबके नाम लिख लो और मुझे आंसर दे दो। अब मैं देखूं तो कितना तुम लोग पढ़ रहे हो। और महासागर के जरा नाम भी बोल देना, कौन कौन से सागर लिखे हैं। उसका क्यों देख रही हो, अपना लिखो। अटलांटिक का अटलांटिक का पहले महासागरों के नाम बताओ, कितने महासागर? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। एक ही बंदा बोले, क्यों खिचड़ी पका रहे हो? हाँ बोलो। प्रशांत महासागर, द्वीप महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, द्वीप महासागर, द्वीप महासागर, कौन सा महासागर है भाई? अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, जो मेडागास्कर द्वीप समूह है वो हिंद महासागर का है। ये मेडागास्कर मोटा मोटा लिखा है मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन लिखो, इसमें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में है। ये छोटी छोटी चीजें आएंगी तुम लोग के पेपर में, इसलिए तुम कंफ्यूज हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो मुझे लगा तुम्हारे है ही नहीं थे यार, नहीं है इंडियन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे 3 ही क्वेश्चन आएंगे वो भी बहुत है, समझ रहे हो? हर कोई मैथ में महारथी नहीं होता और हर कोई जीएस में महारथी नहीं होता। जीएस में कोई पूरा नहीं कर पाता है, मैथ का भी कर दिएगा। मैथ का भी कोई पूरा नहीं कर पाता है। सारे ही जो पेपर बनते हैं ना, 15 से 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से 5 या 7 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा रखेंगे जो बहुत ही पढ़ना होगा, बहुत अच्छा मैथ में भी क्या है कमांड होगी, वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई? हर उसमें रखा जाता है, पर तुम्हारा जो जीएस वाला पोर्शन होता है वो बहुत इजी रखा जाता है। टाइम भी तो बहुत कम होता है। तो इसीलिए तो सबसे पहले जीएस करा करो। तुम लोग मैथ और रीजनिंग करते होगे, नहीं करना। सबसे पहले करना क्या चाहिए होता है, पहले जीएस निकालो, फिर लैंग्वेज लो, उसके बाद रीजनिंग करो, देन मैथ करो। अगर मैथ और रीजनिंग ही पहले करने लगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा टाइम कब चला गया।
और दिमाग इतना पजल्स हो जाता है दिमाग कि तुम आता क्वेश्चन भी गड़बड़ करके आओगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज लेना, अगर अच्छा लैंग्वेज में कमांड है, उसके बाद तुम अपना जीएस का ये वाला लेना, देन मैथ और रीजनिंग को छूना। अगर रीजनिंग में भी कमांड बहुत अच्छी है तो रीजनिंग, उसके बाद मैथ लास्ट में। कभी भी मैथ और ये पहले नहीं छू लेना चाहिए। समझ में आ गया? कि पता चलेगा टाइम टेकन हो गया, टाइम चला गया और तुम्हारा पेपर ही छूट गया। अगला लिखो, एक तरफ लिखो नगर और एक तरफ लिखो नदी। नगर और नदी यानी कि कौन सा शहर या कौन सा नगर कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है। नगर में लिखो बैंकॉक, नोम पेन, बैंकॉक, बैंकॉक, नोम पेन, हनोई, किसी की राजधानी है। हाँ ये राजधानियां ही हैं। और यांगून, यांगून किसकी राजधानी नहीं है। अब लिखो नदी, नदी लिखो, ये थे शहर। अब नदी लिखो, इरावती, मेकान, इरावती, मेकान, मेनान, लाल नदी। इरावती, मेकान, मेनान, लाल नदी। बताओ। लाल नदी, मेनान और लाल, रेड रिवर जिसको बोलेंगे। येलो रिवर भी है ना, सुने हो येलो रिवर? कहाँ है? चीन में। येलो सी सुने हो? यही जहाँ पर मोहाना बनाती है येलो रिवर, उसी को येलो सागर बोलती है, चीन में। यहाँ पर चलो बताओ। और ये लास्ट क्वेश्चन जल्दी बता दो। मैम बाकी 3 ठीक होगी, एक गलत होगी ना कोई? कोई गलत नहीं, मैच करना है। अच्छा मैच करना इरावती है। चलो फटाक से मैच कर लो। यागुन, इरावती, नाम पे मेकान, नाम पे मेकान, हनोई लाल, बैंकॉक मेनान। ठीक है, अब बात करेंगे हम कल। कल का तुम्हारा टॉपिक कौन सा हो गया? ज्वालामुखी और चक्रवात। चलो।